नमस्कार। नवमी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। देवी माँ की कृपा हम सब पर बनी रहे, आज यही प्रार्थना है। मैं हूं ऋचा अनिरुद्ध और आप देख रहे हैं खबरें अनकही। सबसे पहले दिन की 3 बड़ी खबरें। केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 3% डीए बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। भत्ते 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होंगे। इस फैसले से लगभग 1 करोड़ 15 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को फायदा मिलेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल पूरे होने के मौके पर दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में बड़ा कार्यक्रम हुआ। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने विशेष रूप से डिजाइन किया गया स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया। बोले, आजाद भारत के इतिहास में पहली बार भारतीय मुद्रा पर भारत माता दिखी। एशिया कप के फाइनल में ट्रॉफी को लेकर हुए विवाद पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने माफी मांग ली। एसीसी की बैठक के दौरान नकवी ने कहा कि उस दिन जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। नकवी ने ट्रॉफी भी होटल से एसीसी ऑफिस भिजवा दी है और कहा है कि सूर्य कुमार यादव ट्रॉफी ले सकते हैं। और खबरें अनकही में आज बात होगी दुनिया के सबसे ताकतवर देश के शटडाउन की, गायक जुबीन गर्ग की मौत पर गहराते रहस्य की, लॉरेंस बिश्नोई गैंग की और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की आत्मकथा की। क्या है इसका इंडिया कनेक्शन, ये मैं आपको बताऊंगी। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ और जानिएगा ये सारी खबरें विस्तार से। अमेरिका, दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, वहां सरकार पर ताला लग गया है। जी हां, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं गवर्नमेंट शटडाउन। 1 अक्टूबर से अमेरिकी सरकार का कामकाज ठप पड़ गया है क्योंकि वहां की संसद, जिसे कांग्रेस कहते हैं, जरूरी सरकारी खर्च के लिए बिल पास नहीं कर पाई। अब सवाल यह है कि ये हुआ क्यों, इसका आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा और इस पर नेता क्या कह रहे हैं, सब सिलसिलेवार तरीके से समझाती हूं। सबसे पहले ये समझिए कि ये शटडाउन होता क्या है। देखिए, अमेरिकी सरकार को अपना कामकाज चलाने के लिए, यानी कर्मचारियों को सैलरी देने, योजनाएं चलाने और दूसरे खर्चों के लिए संसद से बजट पास करवाना होता है। जब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच किसी बात पर सहमति नहीं बन पाती और बजट पास नहीं हो पाता, तो सरकार के पास खर्च करने के लिए पैसा नहीं बचता। ऐसे में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी सारे सरकारी काम बंद कर दिए जाते हैं, सारे खर्चे रोक दिए जाते हैं। इसी को गवर्नमेंट शटडाउन कहते हैं। इस बार भी यही हुआ। 30 सितंबर को देर रात अमेरिकी संसद के ऊपरी सदन यानी सेनेट में जरूरी सरकारी खर्चे से जुड़ा बिल लाया गया, जिसे पास करने के लिए 60 वोटों की जरूरत थी। लेकिन बिल के पक्ष में सिर्फ 55 वोट पड़े और विरोध में 45 वोट। नतीजा यह हुआ कि बिल अटक गया और आधी रात के बाद सरकार का कामकाज ठप हो गया। इस पूरे बवाल के केंद्र में है हेल्थ केयर का मुद्दा। अमेरिका में पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के समय एक कानून आया था जिसे अफोर्डेबल केयर एक्ट या ओबामा केयर भी कहते हैं। इसके तहत लाखों अमेरिकी लोगों को स्वास्थ्य बीमा के लिए सरकार से सब्सिडी यानी आर्थिक मदद मिलती है। डेमोक्रेटिक पार्टी चाहती है कि किसी भी नए बजट में इस सब्सिडी को जारी रखने की गारंटी हो। उनका कहना है कि अगर ये सब्सिडी खत्म हुई तो लगभग 2 करोड़ 40 लाख अमेरिकियों के लिए स्वास्थ्य बीमा का प्रीमियम बढ़ जाएगा। जबकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी एक क्लीन यानी बिना किसी अतिरिक्त शर्त वाला अस्थायी फंडिंग बिल पास कराना चाहती थी, जिससे सरकार को 21 नवंबर तक काम करने के लिए फंड मिल जाता। उनका तर्क था कि हेल्थ केयर जैसे मुद्दों पर बाद में बहस हो सकती है, लेकिन डेमोक्रेट्स ने इसे हेल्थ केयर गारंटी के बिना पास करने से इनकार कर दिया। इस पर रिपब्लिकन पार्टी का कहना है कि डेमोक्रेट्स हेल्थ केयर के मुद्दे पर बजट को बंधक बना रहे हैं। रिपब्लिकन्स का आरोप है कि डेमोक्रेट्स राष्ट्रपति ट्रंप के हर काम का विरोध करने पर तुले हैं और इसी वजह से देश को शटडाउन की मुसीबत झेलनी पड़ रही है। इस सियासी खींचतान में दोनों तरफ से जमकर बयानबाजी हो रही है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने माहौल को और गर्मा दिया। उन्होंने धमकी भरे अंदाज में कहा कि अगर सरकार ठप हुई तो बहुत से लोगों को नौकरी से निकाला जाएगा और वो लोग डेमोक्रेट्स होंगे। इसके बाद पूर्व उपराष्ट्रपति और डेमोक्रेटिक पार्टी से राष्ट्रपति उम्मीदवार रही कमला हैरिस का बयान आया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी ने सरकार का कामकाज इसलिए ठप कर दिया क्योंकि उन्होंने आपके हेल्थ केयर पर बढ़ते खर्च को रोकने से इनकार कर दिया। मैं ये साफ कर दूं, व्हाइट हाउस, हाउस और सेनेट तीनों पर रिपब्लिकन का ही नियंत्रण है। ये शटडाउन उन्हीं की जिम्मेदारी है।
यहाँ सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि इस शटडाउन का असर अमेरिका की आम जनता पर सीधे तौर पर पड़ेगा। कैसे? हजारों लाखों सरकारी कर्मचारियों को बिना सैलरी के घर भेज दिया जाएगा। हालांकि देश की सुरक्षा, सेना और हवाई यातायात कंट्रोल जैसी आवश्यक सेवाओं में लगे कर्मचारी काम करते रहेंगे, लेकिन उन्हें भी सैलरी तब तक नहीं मिलेगी जब तक ये शटडाउन खत्म नहीं हो जाता। शिक्षा विभाग अपने 90% कर्मचारियों को छुट्टी पर भेज देगा। कई सरकारी दफ्तर बंद हो जाएंगे। छोटे कारोबारियों को मिलने वाले लोन रुक जाएंगे। पासपोर्ट, वीजा, सोशल सिक्योरिटी जैसी सुविधाओं में देरी या रुकावट आ सकती है। अमेरिका के मशहूर स्मिथसोनियन म्यूजियम और नेशनल जू बंद रहेंगे। नेशनल पार्कों पर भी ताला लग सकता है। शटडाउन जितना लंबा चलता है, अर्थव्यवस्था को उतना ही ज्यादा नुकसान होता है। बाजार में अनिश्चितता बढ़ जाती है और आर्थिक गतिविधियां धीमी पड़ सकती हैं। ये कोई पहली बार नहीं है जब अमेरिका में सरकार का कामकाज ठप हुआ है। 1981 के बाद से अब तक कई बार सरकारी कामकाज ठप या शटडाउन हो चुका है। इसकी शुरुआत 1980 के दशक में राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के कार्यकाल में हुई, जब बजट पर असहमति के कारण कई बार शटडाउन हुए। 1981 में पहली बार बड़ी संख्या में कर्मचारियों को घर भेजा गया। इसके बाद 1984, 1986 और 1987 में भी छोटी छोटी अवधियों के लिए शटडाउन हुए, जो अक्सर 1 या 2 दिन तक ही चले। 1990 में राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश के समय भी 3 दिन का शटडाउन हुआ था। 1990 के दशक के मध्य में यह समस्या और गंभीर हो गई, जब राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के कार्यकाल में 1995 और 96 में 2 बड़े शटडाउन हुए। इनमें से एक 5 दिन और दूसरा 21 दिन तक चला, जो उस समय का सबसे लंबा शटडाउन था। इसके बाद 2013 में राष्ट्रपति बराक ओबामा के समय 16 दिनों का शटडाउन हुआ, जिसका मुख्य कारण यही ओबामा केयर स्वास्थ्य कानून था, जिस पर इस बार भी विवाद खड़ा हो गया है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका के इतिहास का सबसे लंबा शटडाउन भी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल में ही हुआ था। 2018 में जब ट्रंप मेक्सिको बॉर्डर पर दीवार बनाने के लिए फंड की मांग पर अड़ गए थे, तब सरकार का कामकाज 35 दिनों तक बंद रहा था। इस शटडाउन से लगभग $11 बिलियन का नुकसान हुआ था। अब देखना यह है कि यह सियासी खींचतान इस बार कितने दिन चलती है और अमेरिकी जनता को इससे कब राहत मिलती है। यहाँ सवाल यह भी है कि इस शटडाउन से भारत पर क्या असर पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं कि अमेरिकी शटडाउन से वैश्विक बाजारों में घबराहट पैदा होती है, जिसका असर भारतीय शेयर बाजार पर भी पड़ सकता है। निवेशक अनिश्चितता के माहौल में जोखिम लेने से बचते हैं, जिससे बाजार में उतार चढ़ाव बढ़ सकता है। अमेरिका भारतीय आईटी कंपनियों और एक्सपोर्टर्स के लिए सबसे बड़े बाजारों में से एक है। शटडाउन के कारण अगर अमेरिकी अर्थव्यवस्था धीमी होती है, तो वहां की कंपनियां अपने खर्च में कटौती कर सकती हैं, जिसका सीधा असर भारत के आईटी और एक्सपोर्ट कारोबार पर पड़ सकता है। इसके अलावा वीजा प्रक्रिया में काफी देरी हो सकती है। इससे उन छात्रों को सबसे ज्यादा परेशानी होगी जिन्हें सेमेस्टर की शुरुआत के लिए समय पर पहुंचना होता है। एक तरफ अमेरिका दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाता है और दूसरी तरफ उसकी अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था बार बार ठप हो जाती है। ये विरोधाभास भी आज की अमेरिकी राजनीति की हकीकत है। ये शटडाउन सिर्फ बजट का संकट नहीं, बल्कि नेतृत्व और विचारधारा का संकट है। सवाल ये नहीं कि कौन सही और कौन गलत, या फिर किस पार्टी की जीत होगी और किसकी हार। असली सवाल तो ये है कि दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र में, जहां की राजनीति पूरी दुनिया पर असर डालती है, वहां के आम लोगों का क्या होगा। उन लाखों कर्मचारियों का क्या होगा जिनकी सैलरी सिर्फ इसलिए रुक गई क्योंकि उनके नेता आपस में सहमत नहीं हो पा रहे। ये शटडाउन सिर्फ सरकारी दफ्तरों पर ताला नहीं है, ये उन लाखों परिवारों की उम्मीदों और जरूरतों पर ताला है जो हर दिन मेहनत करके अपना घर चलाते हैं। सियासत अपनी जगह है, लेकिन जब यही सियासत जनता पर भारी पड़ने लगे, तो ये सोचने का वक्त है कि लोकतंत्र का असली मतलब क्या है। और फिलहाल तो भारत को डेड इकोनॉमी कहने वाले डोनाल्ड ट्रंप अपने ही देश की इकोनॉमी नहीं संभाल पा रहे हैं, ये भी सही है। भारतीय गायक और असम की आवाज जुबीन गर्ग की अचानक हुई मौत अब हादसा नहीं रही, बल्कि एक रहस्य बन गई है। जुबीन दा चले गए, लेकिन अपने पीछे छोड़ गए कुछ गहरे सवाल कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। क्या यह सिर्फ एक हादसा था, किसी की लापरवाही का नतीजा, या सोची समझी साजिश? आज हम इसी मामले की परतें खोलेंगे, असम से लेकर सिंगापुर तक। हर किरदार और हर कड़ी को जोड़कर पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से आपको बताएंगे। कहानी शुरू होती है सिंगापुर से,
जुबीन गर्ग वहां नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल में परफॉर्म करने गए थे। वो इस फेस्टिवल के कल्चरल ब्रांड एम्बेसडर भी थे। फेस्टिवल 20 और 21 सितंबर 2025 को होना था, लेकिन उससे ठीक एक दिन पहले 19 सितंबर को जुबीन को असम एसोसिएशन सिंगापुर के कुछ लोग एक यॉट, छोटी नाव पर घुमाने ले गए। वहां समंदर में तैरते वक्त वो अचानक बेहोश हो गए। जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो वहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। सिंगापुर के डेथ सर्टिफिकेट में मौत की वजह डूबना बताई गई। शुरुआती खबरों में इसे स्कूबा डाइविंग से जुड़ा हादसा बताया गया, लेकिन बाद में उनकी पत्नी गरिमा ने साफ किया कि जुबिन स्कूबा डाइविंग नहीं कर रहे थे, बल्कि लाइफ जैकेट पहनकर तैर रहे थे और उन्हें दौरे पड़ने की समस्या थी। जैसे ही जुबिन की मौत की खबर असम पहुंची, पूरे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई। लेकिन इस शोक के साथ साथ एक गुस्सा भी था। शक का एक गहरा धुआं भी उठ रहा था। लोगों को यह बात हजम नहीं हो रही थी कि उनका चहेता सितारा यूं अचानक चला गया। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक एक ही मांग थी, जांच हो। मामले ने इतना तूल पकड़ा कि असम सरकार को जुबीन का पार्थिव शरीर गुवाहाटी पहुंचने पर दोबारा पोस्टमार्टम कराना पड़ा, ताकि किसी भी तरह के शक की गुंजाइश ना रहे। और 23 सितंबर को पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। जनता के गुस्से और मामले की गंभीरता को देखते हुए असम सरकार ने 10 सदस्यों वाली स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT बना दी। अब जांच का मीटर घूमा और सुई 2 लोगों पर आकर अटक गई। पहला किरदार है श्याम कानू महंत, नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के आयोजक। दूसरा किरदार सिद्धार्थ शर्मा, जुबीन गर्ग के मैनेजर, जो 2014 से उनके साथ थे। इन दोनों पर लापरवाही और मिसमैनेजमेंट के आरोप लगे। असम के अलग अलग थानों में इनके खिलाफ शिकायतें दर्ज होने लगी। इस कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब जुबीन की पत्नी गरिमा साइकिया गर्ग का बयान सामने आया। शुरू में जुबीन की मौत के तुरंत बाद गरिमा ने मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा के खिलाफ FIR वापस लेने की लोगों से अपील की थी। शायद वो उस वक्त ये मानने को तैयार नहीं थी कि कोई इतना करीबी लापरवाही कर सकता है। उस वक्त गरिमा के लिए सिद्धार्थ शायद सिर्फ जुबीन के मैनेजर नहीं, बल्कि परिवार का हिस्सा थे, एक ऐसा शख्स जो मुश्किल घड़ी में साथ खड़ा था। लेकिन जैसे जैसे दिन बीते, सदमा शायद शक में बदलने लगा। सिंगापुर से आई अधूरी कहानियों और जुबीन की मेडिकल हिस्ट्री ने गरिमा को सोचने पर मजबूर कर दिया। और फिर उन्होंने वो किया जिसकी उम्मीद शायद मैनेजर सिद्धार्थ को भी नहीं रही होगी। गरिमा ने जुबीन की बहन और अंकल के साथ मिलकर असम CID में एक ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और आयोजक श्याम कानू महंत पर लापरवाही का आरोप लगाया। गरिमा ने कहा कि मैनेजर सिद्धार्थ को जुबीन की मेडिकल हिस्ट्री के बारे में पता था। उन्हें मालूम था कि जुबीन को पानी या आग के पास जाने से दौरा पड़ सकता है, इसके बावजूद उन्हें रोका क्यों नहीं गया। गरिमा ने सवाल उठाया कि जब जुबीन थके हुए लग रहे थे तो उन्हें पानी से बाहर क्यों नहीं निकाला गया। गरिमा ने एक इंटरव्यू में यहां तक कहा कि घटना की जगह पर जो भी मौजूद था वो सब शक के दायरे में है। हमें आयोजकों, मैनेजर और टीम के लोगों सभी पर शक है। शिकायत दर्ज होने और मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के सख्त रुख के बाद SIT ने एक्शन तेज कर दिया। आयोजक श्याम कानू महंत और मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा दोनों को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया। महंत को दिल्ली एयरपोर्ट पर पकड़ा गया, जबकि शर्मा को गुरुग्राम के एक अपार्टमेंट से अरेस्ट किया गया और फिर दोनों को गुवाहाटी ले जाया गया। मामले की जांच सिर्फ असम तक सीमित नहीं है, इसका एक सिरा सिंगापुर से भी जुड़ा है। भारत सरकार ने सिंगापुर सरकार से जांच में मदद के लिए संपर्क किया है और दोनों देशों के बीच हुई MLAT यानी आपसी कानूनी सहायता संधि को सक्रिय किया गया है। असम पुलिस की SIT टीम जांच के लिए सिंगापुर भी जाएगी। इसके अलावा सिंगापुर में रहने वाले उन 8 NRIs को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है जो उस यॉट पार्टी में मौजूद थे। फिलहाल इस केस के 2 मुख्य आरोपी श्याम कानू महंत और सिद्धार्थ शर्मा पुलिस की गिरफ्त में हैं। विपक्ष ने CBI जांच की मांग की है, जबकि SIT अपनी जांच पूरी करने के करीब है और जल्द ही कोर्ट में रिपोर्ट पेश कर सकती है। गरिमा का शक सिर्फ एक पत्नी का शक नहीं है, ये हर उस चाहने वाले का शक है जो ये मानने को तैयार नहीं कि उनका हीरो इतनी आसानी से हार सकता है। गिरफ्तारी हुई है, जांच चल रही है, लेकिन सच की राह अक्सर बहुत लंबी और पथरीली होती है। उम्मीद है कि SIT की जांच सिर्फ 2 किरदारों को सजा दिलाने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि एक नजीर पेश करेगी। जुबीन की आवाज हमेशा गूंजती रहेगी, लेकिन उस आवाज को सच्चा इंसाफ तभी मिलेगा जब सिंगापुर की लहरों में दबे हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। और जब तक वो जवाब नहीं मिलता,
हम पूछते रहेंगे। यहां लेकिन एक बात और भी है कि हम ये भूल जाते हैं कि कलाकार कोई मशीन नहीं, इंसान होता है। उसकी सेहत, उसकी सुरक्षा, उसकी जिंदगी किसी इवेंट की कामयाबी या किसी की लापरवाही की भेंट नहीं चढ़ाई जा सकती। आप सबको 2022 में हुई गायक केके की मौत याद होगी। अक्सर हम कलाकारों की तबीयत, उनकी परेशानी को नजरअंदाज कर देते हैं। हम उनके आसपास भीड़ लगाते हैं, सेल्फी के लिए धक्का मुक्की करते हैं। काश कि हम भी ये समझना शुरू करें कि हर कलाकार, हर सितारा भी इंसान है। वो भी थकता है, वो भी परेशान होता है, उसकी तबीयत भी खराब होती है, उसके साथ भी कोई हादसा हो सकता है। जिसने सलमान खान को धमकाया, पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में जिसका नाम आया, हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप जिस पर लगा, आप लोग समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूं। वही लॉरेंस बिश्नोई गैंग जिसका बॉस भारत की जेल में बैठकर कनाडा में दहशत का कारोबार चला रहा है, और अब कनाडा ने भारत से अपने रिश्ते सुधारने की कोशिश में एक बड़ा कदम उठाते हुए उसी लॉरेंस बिश्नोई गैंग को टेररिस्ट यानी आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। अब आप कहेंगे कि ये तो एक क्रिमिनल गैंग है, इसे आतंकवादी क्यों कहा जा रहा है? तो समझिए, कनाडा सरकार का कहना है कि बिश्नोई गैंग वहां सिर्फ छोटे मोटे अपराध या जबरन वसूली नहीं कर रहा, बल्कि वहां के लोगों, खासकर भारतीय मूल के नागरिकों में डर और दहशत का माहौल बना रहा है। वहां हत्या, आगजनी और धमकी जैसी घटनाएं आम हो गई हैं। कनाडा के पब्लिक सेफ्टी मिनिस्टर गैरी आनंद सांगरी ने ऐलान किया है कि बिश्नोई गैंग अब उनके देश के क्रिमिनल कोड के तहत एक आतंकवादी संस्था है। इस घोषणा का मतलब यह है कि अब कनाडा की पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को खुली छूट मिल गई है। वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ी कोई भी संपत्ति, पैसा या गाड़ियां सब कुछ जब्त कर सकती है। इसके अलावा जो कोई भी इस गैंग को आर्थिक मदद देगा, समर्थन करेगा या इसके लिए काम करेगा, उस पर आतंकवाद से जुड़ी सख्त धाराओं में मुकदमा चलाया जाएगा। यहां तक कि इसके संदिग्ध सदस्यों को देश में घुसने से भी रोका जा सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो कनाडा ने बिश्नोई गैंग के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है। कनाडा ने यह सख्त कदम लगातार हो रही हिंसक घटनाओं के बाद उठाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रिटिश कोलंबिया से लेकर टोरंटो तक भारतीय मूल के कई कारोबारियों की हत्या की गई। एक मामले में तो गैंग के सदस्यों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके हत्या की जिम्मेदारी भी ली थी। इन घटनाओं के चलते ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर डेविड एबी, अल्बर्टा के प्रीमियर डैनियल स्मिथ, ब्रैम्पटन के मेयर पैट्रिक ब्राउन, सरी की मेयर ब्रेंडा लॉक जैसे राजनेता लगातार इस गैंग पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे थे। उनका मानना था कि ये गैंग कनाडा के समाज के लिए एक बड़ा खतरा बन चुका है और लोगों में डर का माहौल पैदा कर रहा है। इस गैंग का सरगना है लॉरेंस बिश्नोई, जो पिछले 10 सालों से ज्यादा वक्त हो चुका है भारत की जेल में बंद है। इसके बावजूद उसका नेटवर्क इतना मजबूत है कि वो जेल से ही एक अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक सिंडिकेट चला रहा है। इसमें हथियारों की तस्करी, ड्रग्स का कारोबार, जबरन वसूली और टारगेट किलिंग्स जैसी वारदातें शामिल हैं। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या हो या बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग, इस गैंग का नाम कई हाई प्रोफाइल मामलों में सामने आ चुका है। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि एक पुलिस कांस्टेबल का बेटा जो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा, वो जुर्म की दुनिया का इतना बड़ा नाम कैसे बन गया? लॉरेंस बिश्नोई का असली नाम बलकरण बराड़ है। उसका जन्म 1993 में पंजाब के फाजिल्का के गांव में हुआ था। उसके पिता हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल थे, जिन्होंने बाद में खेती बाड़ी शुरू कर दी। लॉरेंस की शुरुआती पढ़ाई लिखाई अच्छी हुई। वो कॉन्वेंट स्कूल गया और फिर 2010 में चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में दाखिला लिया। उसकी जिंदगी में बड़ा मोड़ तब आया जब वो पंजाब यूनिवर्सिटी में छात्र राजनीति में सक्रिय हुआ। यही उसकी मुलाकात गोल्डी बराड़ से हुई, जो बाद में उसका सबसे खास साथी और गैंगस्टर बना, जो कनाडा में सक्रिय बताया जाता है। छात्र राजनीति की दुनिया उसे जुर्म के रास्ते पर ले गई। कहा जाता है कि एक बार लॉरेंस की गर्लफ्रेंड को उसके विरोधी गुट ने जिंदा जला दिया था, जिसका बदला लेने के लिए उसने जुर्म की दुनिया में पहला कदम रखा। छोटे मोटे झगड़ों से शुरू हुआ यह सफर हत्या और फिरौती तक पहुंच गया। हैरानी की बात तो यह है कि लॉरेंस बिश्नोई 2014 से जेल में बंद है, लेकिन आज भी वो अपना पूरा गैंग वहीं से चलाता है। सूत्रों के मुताबिक उसके नेटवर्क में 700 से ज्यादा शूटर हैं, जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। 2018 में लॉरेंस तब देश भर में सुर्खियों में आया जब उसने जेल से ही सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी। वजह 1998 का काला हिरण शिकार मामला। बिश्नोई समाज
काले हिरण को पवित्र मानता है और लॉरेंस ने इसे अपनी जाति के सम्मान से जोड़कर सलमान को धमकी दी। हालांकि कई लोग मानते हैं कि ये धमकी असल में डर का माहौल बनाने और अपना नाम बड़ा करने की एक चाल थी, ताकि फिरौती का धंधा और चमक सके, जिसमें वो कामयाब भी रहा। आज उसने एक अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक साम्राज्य खड़ा कर लिया है, जिस पर सबसे बड़ी चोट अब कनाडा ने की है। इस मामले का एक पेचीदा पहलू भारत कनाडा के रिश्ते और खालिस्तान का एंगल भी है। पिछले साल कनाडा ने भारत पर आरोप लगाया था कि भारतीय एजेंट्स बिश्नोई गैंग का इस्तेमाल करके वहां खालिस्तान समर्थकों को निशाना बना रहे हैं, जिसमें हरदीप सिंह निज्जर की हत्या भी शामिल थी। भारत ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि कनाडा ने कोई सबूत इस मामले में पेश नहीं किया। अब जब कनाडा ने खुद बिश्नोई गैंग को आतंकवादी संगठन माना है, तो ये एक तरह से भारत के पक्ष की पुष्टि करता है। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि कनाडा ने एक कदम खालिस्तानी लॉबी के दबाव में उठाया है। किसी भी समूह को आतंकवादी घोषित करना सिर्फ एक लेबल नहीं है। अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और चीन जैसे कई देशों की अपनी अपनी आतंकवादी सूची है। इस सूची में शामिल होने का मतलब है अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध, आर्थिक नाकेबंदी और उस गैंग के लिए हर तरफ से मुश्किलें बढ़ जाना। हर देश अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति के हिसाब से ये फैसले लेता है। तो लब्बो लुआब ये है कि जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग कल तक कनाडा के लिए भारत का एक मोहरा था, आज वही गैंग उसके अपने घर में आतंकवादी बन गया है। मसला सिर्फ एक गैंगस्टर का नहीं, बल्कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के दोहरेपन का भी है। एक तरफ आप भारत पर उंगली उठाते हैं और दूसरी तरफ उसी गैंग से पैदा हुए खतरे को खुद मानने पर मजबूर हो जाते हैं। बड़ा सवाल यह है कि क्या ये कनाडा की नींद टूटने जैसा है, या फिर सिर्फ एक दिखावा है ताकि भारत और अपने देश में बसे खालिस्तानी समर्थकों दोनों को साधा जा सके। क्योंकि जब आप बिश्नोई गैंग पर एक्शन लेते हैं लेकिन पन्नू जैसे खालिस्तानी अलगाववादियों पर चुप्पी साध लेते हैं, तो आपकी मंशा पर भी सवाल तो उठेंगे। असल में ये फैसला कनाडा के लिए एक पंथ दो काज जैसा हो सकता है। भारत को भी दिखा दिया कि हम एक्शन ले रहे हैं और अपने देश के लोगों को भी शांत करा दिया। लेकिन क्या इससे जमीनी हकीकत बदलेगी? क्या जेल में बैठा लॉरेंस अब कनाडा में अपना नेटवर्क नहीं चला पाएगा? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब कनाडा को सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि एक्शन में देना होगा। इस खबर का एक और पहलू ये भी है कि भारत की जेल में बंद एक शख्स इतनी सारी आतंकी गतिविधियां चला कैसे रहा है, उसको किसका संरक्षण मिला हुआ है। भारत की जेलों से नेताओं और गैंगस्टर्स की सारी गतिविधियां सामान्य रूप से चलते रहने के बहुत से मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। ये एक बड़ा सवाल हमारी व्यवस्था पर भी तो खड़ा करते हैं। अगर लॉरेंस बिश्नोई जेल में बंद है तो उसकी गतिविधियां बंद क्यों नहीं? सोचिए और अपनी राय हमें लिखकर भेजिए। और अब बात अंतर्राष्ट्रीय दोस्ती की, जिसकी गूंज दिल्ली से लेकर रोम तक सुनाई दे रही है। किस्सा जुड़ा है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से। सोशल मीडिया पर जिनकी दोस्ती को लोग प्यार से मेलेडी बुलाते हैं, इनकी मुलाकातें, सेल्फी और आपसी गर्मजोशी हमेशा सुर्खियां बटोरती है। लेकिन इस बार मामला एक किताब से जुड़ा है, जिसने इस दोस्ती को एक नया आयाम दे दिया है। हुआ यह है कि इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने अपनी जिंदगी पर एक किताब लिखी है, आत्मकथा। नाम है आई एम जॉर्जिया, माई रूट्स माई प्रिंसिपल्स। मतलब मैं हूं जॉर्जिया, ये है मेरी जड़ें और ये है मेरे सिद्धांत। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस किताब के इंडियन एडिशन यानी भारतीय संस्करण की प्रस्तावना यानी फॉरवर्ड किसी और ने नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा है। और सिर्फ प्रस्तावना लिखी नहीं, बल्कि ऐसा कुछ लिखा कि मामला एकदम वायरल हो गया। पीएम मोदी ने मेलेनी की किताब को कह दिया हर मन की बात, हर HER, उनकी मन की बात। सोचिए, जिस मन की बात के लिए भारत के लोग पीएम मोदी को सुनते हैं, वही टाइटल उन्होंने मेलेनी की किताब को दे दिया। मतलब साफ था, ये किताब सिर्फ भाषणबाजी नहीं, सीधा दिल से निकली आवाज है। अब प्रस्तावना के अंदर की बात सुनिए, जो और दिलचस्प है। पीएम मोदी ने मेलेनी की तारीफ में कहा कि ये महिला रोम की एक अनजान गली से निकलकर इटली की सत्ता तक पहुंची है, ये कोई मजाक नहीं है। और फिर जोड़ा एक बढ़िया कनेक्शन। उन्होंने कहा कि मेलेनी का यह सफर नारी शक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण है। ये वही नारी शक्ति है जिसकी पूजा भारत में होती है। प्रधानमंत्री ने लिखा कि मेलेनी का नेतृत्व सिर्फ पावर वाला नहीं बल्कि ममता और करुणा वाला भी है। मतलब मैडम कड़क भी हैं और केयरिंग भी। अब सवाल उठता है कि इन दोनों नेताओं में इतनी बनती क्यों है? इसका जवाब भी पीएम मोदी ने अपनी प्रस्तावना में दे दिया। उन्होंने लिखा कि भारत और इटली दोनों देश अपनी संस्कृति और परंपरा को सीने से लगा कर रखते हैं और साथ ही मॉडर्न बनने की दौड़ में भी पीछे नहीं है।
मतलब अपनी जड़ें भी मजबूत रखो और दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर भी चलो। पीएम ने कहा कि यही वो कॉमन सोच है जो उनकी और मेलेनी की दोस्ती का आधार है। तो कुल मिलाकर किस्सा ये है कि मेलेनी की दोस्ती अब सेल्फी और सोशल मीडिया ट्रेंड से आगे निकलकर किताबों के पन्नों पर छप गई है। ये प्रस्तावना लिखना महज एक औपचारिकता नहीं बल्कि कूटनीति और व्यक्तिगत रिश्तों का एक मजबूत मेल भी है। यह दिखाता है कि कैसे दो नेताओं के बीच की सहज केमिस्ट्री उनके देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत कर सकती है। और मेलेनी ने भी जवाब में कहा है कि पीएम मोदी का यह जेस्चर उनके लिए बहुत बड़ा सम्मान है। किताब को जल्द ही भारत में रूपा पब्लिकेशंस लॉन्च करेगी। इंतजार रहेगा इस किताब को पढ़ने और जॉर्जिया मेलेनी की प्रेरणादायक मन की बात जानने का। तो आज अनकही में इतना ही, लेकिन चलते चलते आज जब हम इतिहास के पन्नों को पलट रहे थे तो दो ऐसी शख्सियतों के नाम सामने आए जिन्होंने संगीत और शब्दों की दुनिया को अपनी कला से हमेशा के लिए रोशन कर दिया। एक ने अपनी कलम से इश्क, बगावत और फलसफे को गीतों में पिरोया, तो दूसरी ने अपनी आवाज से हमारी मिट्टी की परंपरा और आस्था को अमर कर दिया। आज हम याद कर रहे हैं हिंदी सिनेमा के अजीम शायर और गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी को, जिनका जन्म 1 अक्टूबर 1919 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में हुआ था। मजरूह सुल्तानपुरी ने 50 से ज्यादा सालों तक हिंदी फिल्मों के लिए गीत लिखे। उन्होंने एक लड़की भीगी भागी सी की चुलबुली शरारत से लेकर मैं अकेला ही चला था जाने वे मंजिल मगर की गहरी सोच तक हर एहसास को अपने शब्दों में जिंदा कर दिया। उनके लिखे नगमे आज भी हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं, हमारी भावनाओं के साथी हैं। उनकी लिखी नज्म के कुछ अशार आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। जिस तरफ भी चल पड़े हम आबला पायाने शौक, खार से गुल और गुल से गुलसिता बनता गया। दहर में मजरू कोई जावेदा मजमू कहाँ, मैं जिसे छूता गया वो जावेदा बनता गया। और आज ही हम जयंती मना रहे हैं बिहार कोकिला शारदा सिन्हा जी की, एक ऐसी आवाज जो सिर्फ आवाज नहीं बल्कि बिहार और पूर्वांचल की संस्कृति का प्रतीक है। शारदा जी का जन्म 1 अक्टूबर 1952 को बिहार के सुपौल में हुआ था और पिछले साल 5 नवंबर को उनका निधन हो गया। जब छठ महापर्व पर उनके गाए गीत गूंजते हैं तो लगता है जैसे आस्था खुद बोल उठी हो। उन्होंने न सिर्फ लोकगीतों को जिंदा रखा बल्कि मैंने प्यार किया और गैंग्स ऑफ वसीपुर जैसी फिल्मों के जरिए अपनी मिट्टी की महक को सिनेमा के बड़े पर्दे तक भी पहुंचाया। 1994 में आई सलमान खान की सुपरहिट फिल्म हम आपके हैं कौन में शारदा सिन्हा ने विदाई गीत भी गाया था जो बेहद लोकप्रिय हुआ। उस गीत के बोल, बाबुल जो तुमने सिखाया जो तुमसे पाया, सजन घर ले चली सजन घर मैं चली, यादों के लेकर साए चली घर पर आए, तुम्हारी लाडली कैसे भूल पाऊंगी मैं, बाबा सुनी जो तुमसे कहानियां, छोड़ चली आंगन में मैया बचपन की निशानियां, सुन मेरी प्यारी बहना सजाए रहना, ये बाबुल की गली सजन घर मैं चली। मजरूह सुल्तानपुरी और शारदा सिन्हा जी को हमारी श्रद्धांजलि।